स्वागत है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप सबकी रुचि और लगन देखकर कि ही हमने ये सेशंस जो हैं हमें जून में स्टार्ट करने थे, पर हमने मई में ही इन्हें स्टार्ट कर दिया है। सेल्फ आरोग्यम, जैसा कि आप शब्द से ही समझ सकते हैं, सेल्फ अर्थात स्वयं से और आरोग्यम अर्थात हम अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। ऐसा हमने एक उपक्रम यहाँ से शुरू किया है कि हम खुद की ही चिकित्सक कैसे बन सकते हैं। आपने हमारे सभी पोस्टर्स में टैगलाइन देखी होगी, बनिए स्वयं के स्वयं चिकित्सक। ये हमने सभी में लिखा है, और अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं श्योर क्योर बाय प्योर। इसका अर्थ ये है कि हम हमारे स्वयं के चिकित्सक किस प्रकार बन सकते हैं। बहुत लोगों को डॉक्टर बनने का शौक होता है, किसी कारण से नहीं बन पाते हैं, और एक वो कैटेगरी होती है जो अपना इलाज स्वयं करना पसंद करते हैं, जिनको डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये सेल्फ आरोग्य का जो कोर्स है इसको डिजाइन किया है, इसका एक पैटर्न बनाया है। आप सभी ने कोर्स देखा होगा। कोर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी हम विस्तृत अभी देंगे ही। सबसे पहले हम इस कोर्स को चलाने वाले का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कौन इस कोर्स को बना रहा था और कौन इस कोर्स के पीछे है और हम सबको कौन पढ़ाएगा। तो आप सबके लिए मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। सबसे पहले हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य, जयपुर। आप सभी इनको जानते ही होंगे, बहुत समय से बहुत लोगों ने जाना है, देखा है, पर फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप सबको बता देना चाहती हूँ इनका। डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य, जो कि शास्त्री हैं और डॉक्टर हैं, इसलिए डबल डॉक्टर कैसे, इन्होंने पीएचडी भी करा है। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से शास्त्री करने, एक तो शास्त्री हैं, उससे पहले ये मुंबई से BAMS, ये जो आयुर्वेद का मेन 5.5 साल का कोर्स होता है, ये मुंबई से करके आए थे और उसके बाद में इन्होंने शास्त्री किया। उसके बाद में इन्होंने जैन दर्शन में आचार्य भी करा है और जैन दर्शन में PhD पंचास्त्री का संग्रह इस विषय पर करी है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे डॉक्टर हैं ये कलम के भी हैं, मलम के भी हैं। आपको जैनिज्म के साथ भी समझा सकते हैं, और आपको जो हमारी लोकल साइंस है उसके बारे में भी, दोनों तरीके से हम हर विषय को समझ सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा 30 साल 30 इयर्स से आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी शोध खोज करके ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया है जो कम से कम हमारे जो है यूज में आए और बहुत जल्दी हमें क्योर कर सके। अहिंसक औषधि, ताकि जो हमारे ब्रह्मचारी त्यागी व्रती जो भी सब है वो भी इन औषधियों का लाभ ले सके, और साथ के साथ अन्य लोग भी अहिंसक औषधियों का लाभ ले सके। इसलिए 30 साल में इन्होंने बहुत शोध खोज करके मेडिसिन बहुत सारी जो है फॉर्मूलाज इनके इन्वेंशंस करे हैं, और पूना से इन्हें इनोवेटिव कंसल्टेंट ऑफ आयुर्वेदा इस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर हैं, इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली हैं, वैद्य रत्न, चिकित्सा भूषण और वैद्य शिरोमणि, क्योंकि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, अहिंसक स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे। इन तीनों में ही आपने नेम देखा, कॉमन यही है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। क्यों है? क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि जो लोग हैं वो अपने आप को सेल्फ क्योर किस तरीके से कर सके, किस तरीके से अपना घर बैठे इलाज कर सके। इन तीनों बुक्स की थीम भी इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि लोग जो हैं अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें 3 उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधियों से हमारे डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। और आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, जिनको हम बड़े पंडित जी साहब के नाम से जानते हैं, उनके भी सख्त प्रेरणा रही है कि सेल्फ आरोग्यम नाम का एक कोर्स बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो हमें किसी भी तरीके से जुड़ सके और अपनी स्वयं की चिकित्सा कर सके। तो आप लोगों को अब हमारे जो जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, वो सेल्फ आरोग्यम का भी परिचय देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आयुर्वेद क्या है। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है, फर्स्ट सेशन, क्योंकि आप जो है आपने देखा होगा आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, ये 2 चीजें हमें मुख्य रूप से इस जो सेल्फ आरोग्यम में है वो सिखाई जाएगी। तो आयुर्वेदा होता क्या है और आप लोग क्या जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो हम आज इसी सेशन से स्टार्ट करेंगे।
और उससे भी पहले, क्योंकि कोई भी हम चीज शुरू करते हैं तो मंगलाचरण के बिना वह अधूरी होती है। इसलिए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगी भव्या बाकलीवाल, वाशिम से हमारे बीच में है। आप जानते होंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं भव्या बाकलीवाल को। इतनी छोटी हैं वे, और इस तरीके से उन्होंने अपना वेश धारण किया है। क्यों? क्योंकि वो कल्पना बेन की श्रोता है और अभी करंटली समयसार नाटक कंठपाठ करने के प्रयास में जुटी हुई हैं और शीघ्र ही कर भी लेंगी। और भी बहुत सारी चीजें इनको कंठपाठ में याद हैं। और हमारे जो मंगलायतन से सचिन पंडित जी हैं, उनकी जो बुक्स है मंगल शासन और ऐसे कुछ, उसके इन्होंने एग्जाम्स भी दिए हैं। बहुत सारी चीजें पाठशाला वगैरह में देती रहती हैं। तो इतनी हमारे बीच में एक रुचिवान बालिका जुड़ी है, ये हमारे लिए गौरव की ही बात है कि हमारे सेशन की शुरुआत इतने अच्छे मंगलाचरण के साथ होगी। आइए भव्या, आप मंगलाचरण करिए। जय जिनेन्द्र। नमो हंताणं सिद्धां हरियाणं झायाणं नमो लोय सवसाहुरम् व्यापीडितं बालमिव दोषैर्लाघतं लोकमवापि पस्त्वं सर्वस्य जन्तो बालवैद्यः पूर्वोपार्जित निज दोषों से जगरोगी है बाल समान। प्रभो आप मिटा कर उसे किया निरोग महान। निज हित हित ज्ञान शिशु सम सभी प्राणियों के तुम वैद्य। औषधि बतला सर्वोत्तम जो चूका न मूल भेद। विशापहारं प्रणिमोक्षधाति मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यमुन्नत्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तत्त्वनिर्गतानि। विषहारक मणिनाथ तुमियो तुमहि परमौषधिरो तुमहि मंत्र रसायन भी तुम्हि यंत्र तंत्र गुण भू। तुम्हें छोड़ कर ढूंढते फिरे वृथा गोते खाते। नाम तुम्हारे मंत्राधिक अविवेकी न समझ पाते। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भव्या को। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा, इतनी सी बच्ची है लेकिन कितने गूढ़ अर्थ परक मंगलाचरण यहाँ पर इन्होंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद भव्या। चलिए, अब हमारे बीच में हमारे डॉक्टर जुड़ चुके हैं, जो आप सबको सेल्फ आरोग्यम का इंट्रोडक्शन भी देंगे और साथ ही हमें बताएंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और आगे की हमारी क्या थीम रहने वाली है। आइए, डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य, जयपुर। हाँ, जय जिनेन्द्र। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, प्रारंभ करते हैं। जय सर्वज्ञ लोकलौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लिख जो सरब विषेखे। छहोदरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जय में प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्टि पांचों परम मंगलकारी लोक में, मन वचन काय तन तियलाय, आनंद सो द्योलोक में।
सभी को जय जिनेंद्र। सेल्फ आरोग्यम के प्रथम सत्र में हम यहाँ पर सब लोग जुड़े हुए हैं। यह एक आदरणीय पंडित जी रविंद्र जी पंडित जी साहब की प्रेरणा है। उनका कहना था, अमायन में अनेकों बार गया हूँ और अमायन में बहुत बार हमारी मीटिंग होती रही और चर्चा हुई, तो आदरणीय पंडित जी साहब का कहना था कि तुम आयुर्वेद में 30 वर्षों से अनुभव ले चुके हो और इसके साथ साथ जैन दर्शन के शास्त्रीय आचार्य और पीएचडी होल्डर हो, चरणानियों को काफी अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, तो आयुर्वेद के अहिंसक अंग से क्यों नहीं हम प्रासुक चिकित्सा विधि लोगों में, अपने सभी साधर्मियों में प्रतिपादित करें, जिससे हमारा श्रावकाचार सुरक्षित रहते हुए संपूर्ण रूप से हमें यह चिकित्सा पद्धति भी आ जाए और हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हम बताते हैं, इन पुरुषार्थ चतुष्टयों की सिद्धि हो, जिसमें भी विशेष रूप से धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ अपने व्यवस्थित सद हैं। तो ये थीम बनी कि भाई हमने कहा कि आप 5-7 वैद्यों से मेरा परिचय करो। तो पंडित जी साहब के पास आते हैं 5-7 वैद्य, उनके भी अपन लाभ लेंगे। अनुराग जी वैद्य हैं इंदौर वाले, इंद्रसेन जी स्वयं ग्वालियर के हैं, और भी अनेक वैद्य जुड़े रहते। सुरेश जी पंडित जी साहब भिंड वाले हैं। इसके सिवाय यहाँ जोधपुर से राजकुमार जी रहेंगे, और भी ऐसे वैद्य अपने साथ में जुड़ेंगे जो समय समय पर परिचर्चा करेंगे। अब उनका ये कहना था कि भाई थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत ज्यादा लोगों को गहरा पड़ेगा, प्रैक्टिकल आयुर्वेद ऐसा हो जाए कि जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य रक्षा भी करें और आयुर्वेद का पूरा जानकार भी उचित रूप से बन जाए। तो इस टाइप का कोर्स प्राप्त ये फाइनल करने के लिए उन्होंने सब विमर्श करके लगभग जो आपको हमने ग्रुप में दिए 20 मुद्दों पर 20 मुद्दे, जिनके माध्यम से लगभग 50 लेक्चर्स आपके बीच में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें हम BA-MS फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जो पढ़ते आए हैं, इन सब कोर्स को आवश्यकता अनुसार इसे डिराइव किया, अपन ने मॉडिफाई किया है और फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देखो, सबसे पहले अपन इसके बेसिक्स भी समझेंगे और सभी प्रकार से इसका इतिहास वगैरह भी समझेंगे। आपको खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मैं जो आयुर्वेद सिखाऊंगा, यह कल्याण कारकम नाम का ग्रंथ है अपना। उग्रदित्य नाम के आचार्य हुए, आचार्य उग्रदित्य कहो या उग्रदित्याचार्य कहो, तो आप लिख सकते हो। कल्याण कारकम नाम के ग्रंथ के आधार से आपको यह आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। ये जैन आचार्य हुए, 9वीं शताब्दी के आचार्य हुए ये, और इन्होंने यह ग्रंथ पूरा का पूरा छपा हुआ है। आपके ग्रुप में PDF भी हम देंगे। 902 पेज का ग्रंथ है और इसमें पूरा जैन दर्शन के अनुसार आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। आपको जो वर्तमान में BA-MS में और ये सब चीजें, अष्टांग हृदय वगैरह, तो ये सब वैदिक मत के अनुसार वाला आयुर्वेद पढ़ा। और इस वैदिक मत के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति अपौरुषेय, मतलब उनके हिसाब से 4 वेद हैं, और उस 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद वेद और अथर्व वेद। और वे मानते हैं कि अथर्व वेद का उपांग है आयुर्वेद, और ब्रह्मा जी ने इसको बनाया और इसको बना करके और लोगों के बीच में क्रमशः दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, ऐसी परंपरा उनमें आती है, और उसके अनुसार वे मानते हैं कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बाद में होता रहा। अपने हिसाब से देखो, यहाँ पर बता रहे हैं, इन्होंने बहुत सुंदर प्रारंभ किया कल्याण कारकम नामक ग्रंथ में, और इसमें इन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार ये आयुर्वेद के बारे में जैन दर्शन में हम कैसे समझें कि आयुर्वेद कहाँ है, कैसे है। तो देखो, इसका सुंदर उत्पत्ति का इतिहास दिया है। आपको पूछा जाएगा, देखो अपन इसके बाद में क्या कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आगे भी होंगे, और ये सर्टिफाइड कोर्स है।
मतलब हम आपको ये सर्टिफाइड करेंगे कि आप आयुर्वेद के विशिष्ट आवश्यक हिस्से से पूर्ण रूप से परिचित हो गए और आप स्वयं की चिकित्सा करने लायक आपको आयुर्वेद का ज्ञान हमने करा दिया। इसके लिए हम अपनी 3 पुस्तकों का भी प्रयोग करेंगे जो अधिकांश लोगों के पास होगी पहले से। स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, अहिंसक आहार, स्वास्थ्य का आधार और अहिंसक स्वस्थ जीवन, और वर्तमान में श्रावकाचार पालन। ये 4 पुस्तकों का सेट जिनके पास नहीं होगा उनको यह हम उपलब्ध कराएंगे, और जिनके पास है वे उसे साथ में रखेंगे आगे। अभी तो अपने पहले 10-15 लेक्चर्स में सिद्धांत चलेंगे आयुर्वेद के, और वे सिद्धांत इतने मजबूती से चाहिए आपको। प्रकृति परीक्षण, खुद की प्रकृति पहचानना आनी चाहिए कि आपकी प्रकृति वात वाली है, पित्त वाली है या कफ वाली है या क्या है, सब विशेषणा विवेचना आएगी। तो अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम आपको बेस के साथ में ये आयुर्वेद का ज्ञान, ऐसा ही नहीं कि थोड़ा बहुत 2-4 फॉर्मूले बता दिए और आपको सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो बताया जाएगा वो ठोस बताया जाएगा। हम अपने जैन आगम के आधार से भी बताएंगे, आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार से भी बताएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या ट्रीटमेंट्स चलते हैं, हाउ टू रीड, ये सब पैथोलॉजी रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती है, कौन सी टेस्ट कहाँ करानी जरूरी है। आपको हम एनाटॉमी पढ़ाएंगे, शरीर विज्ञान पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके नर्वस सिस्टम तक सभी सिस्टम समझाएंगे। तो इस तरह से एक समझ लो पूरा वैद्यकीय कोर्स जो एक संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि भाई किस प्रकार से हम यह सब कुछ करके और किस प्रकार से इसे हम अच्छे से करेंगे। देखो ये आपके सामने पॉइंट्स हमने जो इसके बनाए हैं कि 20 पॉइंट्स जिनकी जानकारी लेने के बाद में पूरा विश्वास है कि हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य रक्षक बन जाएंगे। तो ये सब 20 पॉइंट सामने आपके दिख ही रहे हैं, और इनके अनुसार अपनी क्लासेस अपन सेट कर रहे हैं कि भाई आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये सब चीजें आएंगी इसमें धीरे धीरे। और इसमें भी अभी तो हम आपको उत्पत्ति बताने में सबसे पहले ये बता रहे कि जैन दर्शन के अनुसार आयुर्वेद क्या है और इसका स्वरूप क्या है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कल्याण कारकम से ही बता रहा हूँ। उसमें जैसे दिया है कि अपने सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के समो शरण में मुख्य श्रोता कहलाते हैं भरतेश स्वामी, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती समो शरण में जाते हैं और वहां पर वे रोज धर्म चर्चा का सहज लाभ लेते हैं। दिव्य ध्वनि स्वयमेव परिणमित होकर के अपनी रुचि के अनुसार, अगर किसी की मन में शंका है तो उस रूप उत्तर रूप परिणमती है, और नहीं हो तो जो तत्व उपदेश रूप उसमें विवेचना होगी वह उसके कान में आएगी। तो भरतेश स्वामी ने प्रश्न पूछा, ये किसमें से बता रहा हूं मैं, कल्याण कार्यक्रम में गाथा नंबर मतलब शुरुआत में दिया है। वे पूछते हैं कि महाराज अब भोग भूमि के पश्चात कर्म भूमि प्रारंभ हो गई है, और कर्म भूमि प्रारंभ होने से लोगों में सहज रूप से असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प वगैरह सब ये 6 कर्म करने पड़ रहे हैं, और साथ में शरीर में रोगादिक भी प्रादुर्भाव होने लगे हैं। और इस शरीर की जानकारी करेंगे तो इसके अनुसार हम चिकित्सा वगैरह कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए हमें ऐसा कोई उपदेश दें कि जिससे हम शरीर विज्ञान को समझें, शरीर की स्थिति समझें, और फिर इसके बाद में इसमें कदाचित रोग होते तो उसे निर्दोष पद्धति से ठीक करने की पद्धति समझें। ऐसा प्रश्न या शंका भरतेश स्वामी ने की, भरत चक्रवर्ती ने। तो अब उसके बाद में दिव्य ध्वनि में यह आपको पता ही होगा कि 12 द्वादशांग है ना, तो द्वादशांग में 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद अंग। और दृष्टिवाद अंग का उसमें 5 भेद आते हैं, पूर्व, परिकर्म, चूलिका, प्रथमानुयोग।
तो 14 पूर्व उसके दृष्टिवाद अंग के भेद हैं, और उसमें प्राणवाय नाम का पूर्व है, वह पूरा का पूरा आयुर्वेद से वर्णन किया हुआ है। अहिंसक आयुर्वेद हमारे प्राणवाय पूर्व से, या प्राणवाद, प्राणवाय तो यह हो गया प्राकृत में, और प्राणवाद ये संस्कृत हिंदी में, तो इसमें यह संपूर्ण रूप से अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन आता है। इस प्रकार से दिव्य ध्वनि में इस प्राणवाय पूर्व में आयुर्वेद का विवेचन आया। तीर्थंकर ने उपदेश दिया, गणधरों के पास आया, गणधरों ने आचार्यों को आचार्य समझे, उनसे आचार्यों से मुनिराजों की परंपरा चली, और मुनिराजों से धीरे धीरे पंडित वगैरह और सब करते हुए यह जैन दर्शन का आयुर्वेद रहा। अब इसमें भी यह विशेष बात है कि अपने जैनाचार्य तो बहुत सारे ज्ञाता थे इसके आयुर्वेद के, सबके मैं डिटेल्स भी दूंगा आपको, बहुत जानकर के खुशी होगी आपको कि इतना सारा आयुर्वेद का ज्ञान था। अब काल दोष से वह बहुत सा लुप्त होने लग गया है, तो उसकी हिस्ट्री भी हमें समझनी होगी। और वर्तमान में जो उपलब्ध आयुर्वेद है, यह बहुत सा तो वैदिक आमनाय से बना हुआ उपलब्ध है, लेकिन निर्दोष वनस्पतियां इनमें भी हैं। इनमें भी कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जो हम अपने श्रावकाचार को सुरक्षित रखते हुए आराम से ग्रहण कर सकते हैं। तो यह विशेष बात यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि कल्याण कारकम ग्रंथ के आधार से हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझेंगे, और उसमें विशेष बात यह है कि किसी प्रकार से भी अभक्ष्य औषधि, मद्य मांस मधु का कोई सेवन उसमें पोषित नहीं किया गया है। और वर्तमान आयुर्वेद में खूब मद्य मांस मधु का सेवन के औषधि कल्प होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत है? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। मैं जनरलाइज आपको भूमिका भी बता दे रहा हूँ, इतिहास भी बताते जा रहा हूँ, और हम अपने विषय पे भी आ रहे हैं। अभी आयुर्वेद शब्द का अर्थ भी बताएंगे आपको। अभी तो हमने इतिहास बता दिया कि दिव्य ध्वनि से निकला है आयुर्वेद, ना कि ये दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी और इनके माध्यम से। तो यहाँ पर ये बताना है कि भाई द्रव्य सामान्य में तो ऐसा होता है कि आपके शरीर में जैसे मांस की कमी है, तो हम कहेंगे कि भाई मांस खाओ, मांस को खाने वाली चीजें जो है मांस की, तो इसलिए बहुत सारे हमारे आयुर्वेद में कल्प भी बनते हैं। जैसे वानरी गुटिका नाम से बनता है, उसमें बकरे के अंड कोशों का प्रयोग होता है, और भी ऐसे मांसाहारी कल्पों का वर्णन आता है। मांसाहार में मांस के गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं गुण सामान्य। गुण सामान्य मांस के गुण क्या है? कि मांस के गुण ये कि मजबूती होना, दृढ़ता होना, बलवान होना। उस रूप में वह गुण सामान्य वाली चीजें, तो माश, उड़द, उड़द में जितने भी गुण हैं वे पूरे मांस के समान गुण वाले हैं, तो उड़द से आपका काम होगा। अब कोई कहे कि भाई नहीं, हमें कर्म बताओ, कौन से काम या क्रिया करें कि जिससे हमारे शरीर में मांस की वृद्धि हो जाए। तो कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रकार के व्यायाम, एक्सरसाइज, ऐसी कुछ क्रियाएं होंगी जिससे आपके मसल्स विकसित होंगे, और उस प्रकार की क्रियाएं आपको बताई जाएंगी। तो ये द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य में हम अपने जैन दर्शन के अनुसार कौन सी क्रियाएं करें, कौन से द्रव्य खाएं, कौन से गुण वाले पदार्थ खाएं, यह यहाँ पर आपको भी समझाया जाएगा। तो आयुर्वेद के बारे में अब हम प्रारंभ कर रहे कि आयुर्वेद कहते किसे हैं, वैद्य किसे कहते हैं। देखो बहुत सुंदर परिभाषा दी है इसमें, कल्याण कारकम ग्रंथ के आधार से वैद्य किसे कहना चाहिए, तो उसकी परिभाषा भी आ रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें पीपीटी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर की पीपीटी में हम देखते हैं कि आयुर्वेद का यह किस प्रकार से इसकी शब्द वगैरह की उत्पत्ति बताते हैं। तो सीधा साधा है, आयु प्लस वेद, आयु का वेद,
वेद शब्द किसको बोलते हैं मालूम है? चारों अनुयोगों को वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें वह चारों अनुयोगों में वेद्य शब्द का भी अर्थ अब यहाँ पे बताता हूँ, इसमें तो पीपीटी में नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ कि देखो, जीवादिक समस्त पदार्थों को जानने को विद्या कहते हैं। भाई अपने इसमें विद्या किसे कहते हैं? केवल ज्ञान ही वास्तव में संपूर्ण विद्या है। जीवादि सातों तत्वों को जानना, जीवादि 6 द्रव्यों को जानने को विद्या कहते हैं। और उससे उत्पन्न ग्रंथ की उससे जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे ग्रंथ, उसको विद्या को अध्ययन करने वाले को या जानने वाले को वैद्य कहते हैं। जो विद्या का वेदन करे सो वैद्य। तो वास्तव में सच्चे वैद्य तो केवल ज्ञानी भगवान है। अभी जो भव्या ने, बिटिया ने मंगलाचरण किया था, बहुत सुंदर विशापहार स्तोत्र का मंगलाचरण किया था, और उसमें कहा कि भव रोग को निवारण करने वाले सच्चे वैद्य तो हे जिनेंद्र भगवान आप ही हो, और वास्तव में संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान का वेदन करने वाले होने से वैद्य आप हो। जो वेदे सो वैद्य, लोकालोक को जानने वाले हैं। वेदन करने वाले मतलब उसके सुख दुख को भोगते हैं सो नहीं, जानते हैं, सुख तो स्वयं के स्वभाव का ही भोगते हैं। तो यहाँ पर यह शब्द दिया है कल्याण कारकम में कि जो इस प्रकार की विद्या है, उस विद्या को अध्ययन करने वाले को, उस विद्या को पढ़ने वाले को, उस विद्या को समझने वाले को वैद्य कहा जाता है। वैद्य विशेष मतलब हम प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर ही वैद्य हैं, सो बात नहीं है। देखो ये दिया है, विद्येति सत प्रगट केवल लोचनाख्या तस्याम यद तदुपपश्न मुदार शास्त्रम वैद्यम वदन्ति पदशास्त्र विशेषज्ञ एतद अचिन्त्य च पठन्ति च तेपि वैद्या। ये अध्याय 1 में 18 नंबर का सूत्र आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये शब्द के इसमें वेद का आयुर्वेद का अर्थ बता रहे, आयु का वेद, दीर्घायु का विज्ञान। भाई आयु आप तो जानते हैं, तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल आयु और आणपान अर्थात श्वासोच्छ्वास। अब इसमें सामान्य से चारों को आयु कहा जाता है, इसके माध्यम से शरीर चलता है ना। तो इसमें देखो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा ये प्रणाली है जो अपने भारत में सर्वश्रेष्ठ है, और इसमें नेपाल श्रीलंका वगैरह में सब जगह, क्योंकि ये सब भारत के हिस्से थे पूर्व में, और यह प्राचीनतम प्रणालियों में से एक ही है, और जिसके माध्यम से संपूर्ण रूप से इसमें देखो क्या है इसका रहस्य। तो इसमें दिया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम, कि भाई जो हित अहित क्या है, ऐसे सुख का भी ज्ञान कराए और दुख से अहित का मतलब दुख जो अहितकारी है उससे दूर कराए, वह आयुर्वेद कराता है। आयुर्वेद का प्रयोजन ये है कि हमारी आयु को सुख से टिकाए रखे। दीर्घायु को पुण्य प्रकृति मानते हैं। 91 साल की उम्र में 19 साल जैसी चंचलता और मजबूती रहे, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा होती है जिसमें बुढ़ापा अर्थात उम्र तो आएगी आगे आगे, लेकिन शरीर बूढ़ा नहीं होगा तो मजबूती पूरी की पूरी रहेगी। ऐसी चिकित्सा की पद्धति है या आयुर्वेद। तो ये इसमें चरक संहिता वगैरह के पूरे कोटेशंस दिए हैं, और इसमें विशेष ये बात बताई कि शारीरिक दोष, अब दोष शब्द का नाम आया है जो हमें आगे समझने हैं। तो इसमें बता रहे 3 दोष होते हैं, और उनके नाम दे दिए वात पित्त और कफ। इनके असंतुलन से रोग को कारण मानते हैं, और समदोष की स्थिति को आरोग्य मानते हैं, और उसके अनुसार वह किस कारण से रोग होते हैं तो उसका हेतु बताएंगे, लिंग अर्थात लक्षण बताएंगे, और उसकी औषधि भी बताई जाती है। और इस आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंग माने जाते हैं। अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग वैद्य कौन से? काय
देखो, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण, इनका विश्लेषण मैं करता हूँ। एक बार पीपीटी को हटा लीजिए तो मैं इनके विश्लेषण भी बता देता हूँ। देखो क्या है, आपको आयु प्लस वेद, आयु को सुरक्षित करने वाली विधा या ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। और स्वास्थ्य किसे कहते हैं कि भाई जिसके माध्यम से स्वास्थ्य की रक्षा हो। तो उसके लिए भी सूत्र तो दिए हैं आयुर्वेद के, समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि वात पित्त कफ का बैलेंस होना, अग्नि अर्थात पाचन क्षमता परफेक्ट होना, मल क्रियाएं, ये जो अंदर में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, मल मूत्र की विशिष्ट मात्रा बन के वे बाहर निकलना जरूरी है, पसीना विशिष्ट मात्रा में निकलना जरूरी है। समदोष, समाग्निष्ठ, समधातु, 7 धातुएं हैं, इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। ये सब आयुर्वेद के सिद्धांत आपको पढ़ाए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे तो पूरी ऐसे लग रहा है पूरा ही आयुर्वेदिक क्लास चल रहा है। नहीं, आपको रोचक शैली में और सहजता से समझ में आवे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और 40 मिनट तक तो क्लास चलेगी, मतलब 8:40 तक। उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर शैली से, आप मुझे पूछोगे और मैं आपको उत्तर दूंगा, तो उससे वह रोचक शैली विशेष बनती है और वह आपके शब्दों में उसे समझाया जाएगा। तो इस रूप में अपन करेंगे। तो अभी तो सिंपल मैंने आपको ये आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद का जैन दर्शन के अनुसार इतिहास क्या है, ये 2 बातें बता दी है। और कुछ शब्द आपके सामने डाले हैं कि जिनको हम समझेंगे। दोष, धातु, मल और इनका विज्ञान, दोष धातु मल विज्ञान। अगली पीपीटी करिए, उसमें देखो और डिटेल्स में स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारी आएगी। तो ये सिद्धांत शुरू कर दिए हमने। अब इसमें एक बात और बताने की है कि ये जो अपने इसमें आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया, ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि इसका प्रयोजन बताया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का रक्षण करना और बीमार व्यक्ति का बीमारी का निराकरण करना, उसे स्वस्थ बनाना, 2 प्रयोजन है आयुर्वेद के। भाई आपको स्वस्थ हमेशा ही जीवन भर रहे, कोई औषधि ही नहीं लेना पड़े, इतना अच्छा जीवन बन जाए, ऐसा एक आयुर्वेद का अंग है जिसे हम कहते हैं स्वस्थ वृत्त। हमारा जैन दर्शन का श्रावकाचार वह स्वस्थ वृत्त है पूरा का पूरा। और उसके माध्यम से जो श्रावकाचार पाल के रहेगा, गारंटी है कभी जिंदगी में बीमार हो जाए तो कभी नहीं होगा। मतलब मैं जब बीएमएस फाइनल ईयर में था, तब हमारे एक सर ने पूछा कि आपको पता है आपके जैन समाज में स्वास्थ्य का रेशो सबसे ज्यादा है, और साथ में वह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर, ये 3 प्रकार की बीमारियां बहुत ही कम पाई जाती है जैन समाज में। ये कब से है? ये 1990 में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों की इतनी अच्छी श्रवणाचार की शैली, वो बोले इसका कारण क्या है, पूछा तो में बीपी, डायबिटीज और तीसरा एड्स, 3 बीमारियां सबसे कम, कैंसर भी बताया था उनने, तो 4 बीमारियां सबसे कम होती है। तो मैंने यही कहा कि भाई हमारी बहुत सदाचार युक्त शैली है, हम स्वाध्याय धर्म ध्यान करके टेंशन फ्री रहते हैं। बोले बिल्कुल सही है। तो ये 1993 का टाटा मेमोरियल रिसर्च का सर्वे लेटर, वो जो सर्वे करते हैं ना, ऐसे अभी भी बीच में परसों आई थी कि भाई मांसाहार के रेशो में जैन लोगों में लगभग पिछले 5 साल में 3% लोगों ने मांसाहार एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया। बाकी समाज में तो बहुत है ही, लेकिन जैन समाज में भी लोग शिथिलाचारी होकर मांसाहार करने लग जाते हैं। तो ऐसे सर्वे बीच बीच में जाति वाइज वाले भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का रक्षण करने की विधा, वह मन वचन काय या हमारे शरीर के साथ में संबंध रखता है अन्न, और तीसरा है पानी।
शरीर, अन्न, पानी, या इसे हम कहें शरीर, आहार, और तीसरा फिर घूमना फिरना, विहार, इनके साथ में संबंध रखता है। और ये जैन श्रावकाचार से बहुत ही इजीली हमारे द्वारा पलता है, तो उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखो अब अगली पीपीटी में हम आगे की चर्चा करते हैं और प्रसंगानुसार उसे बताएंगे भी आपको। तो स्वस्थ वृत्त ये अपने इसमें टॉपिक दिया है हमने, जिसमें वह किस तरह की लाइफस्टाइल जिएंगे तो कभी बीमारी हमें होगी ही नहीं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ये अपने मूल सिद्धांत भी यहाँ पर एक नजर में हम देख लेते हैं कि जो आपको फेनोमेनॉन एक बताएंगे कि दोष धातु, ये दोष दोष के बारे में हमने बताया, वात पित्त कफ होते हैं, धातुएं 7 होती हैं, मल के भेद होते हैं, 3 प्रकार के मल तो प्रसिद्ध हैं, पुरीश, स्वेद। पुरीश मतलब जो लैट्रिन जाते हैं, मूत्र यूरिन, श्वेत पसीना, अग्नि, अग्नि को भाई जाठराग्नि अपने पेट में रहती है, ये अग्नि अपनी व्यवस्थित रहेगी तो जीवन भर स्वस्थ रहे। सिद्धांत है कि पच रहा है तो समझ लो आपका मरण काल बहुत दूर है। जब मरण काल समीप आता है तो धीरे धीरे भूख भी कम होने लगती है। जहाँ 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति होगा वो 2 रोटी पे आ जाएगा, 1 रोटी पे आ जाएगा, बोलेगा भूख कम लगने लग गई, औषधि लेने पे भी नहीं बढ़ेगी और किसी भी तरह से नहीं बढ़ेगी। लक्षण होते हैं, कैसे जाने कि किस तरह से वह मरण काल समीप आ रहा है, उसकी भी चर्चा आएगी। अग्नि, 5 महाभूत, ये सब आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, इनके बारे में भी इसमें डिटेल अपन समझेंगे। स्वास्थ्य, यह मूल सिद्धांत है जिसके लिए हम कर रहे हैं। और ये नेट थोड़ा स्लो हो रहा होगा बीच बीच में, थोड़ा अपने को समझते हुए चलना पड़ेगा। रोग, भाई आपको लगभग हम 25 रोग जो अपने को होते रहते हैं, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट की गैसेस, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द है, सिर दर्द है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये थायराइड, ये सब 25 रोगों की पढ़ाई आपको हम कराएंगे। और इनका घरेलू उपचार के सिवाय आपको आयुर्वेदिक औषधि बताएंगे कि जिससे आप फ्रंट लाइन में समझ जाएंगे कि किस प्रकार से वह औषधि काम करती है। आपको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो रजनी जी ने लिखा मुझे कि भाई आवाज नहीं आ रही है, तो वो पर्टिकुलर उनका ही नेट स्लो होगा। बीच बीच में कटती है। अच्छा, बीच बीच में कटती है, ठीक है, थोड़ा स्लो बोलते हैं और भी। तो यहाँ पर निदान करना भी सिखाएंगे लक्षणों से और बाकी कैसे किस प्रकार से हो रहा है। हाँ, तो उसमें यह क्लियर करेंगे कि हाउ टू डायग्नोस। शरीर विज्ञान, हमने जैसे बताया कि भाई आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पेट में कितनी देर आहार रहता है, आमाशय क्या है या स्टमक क्या है, फिर बाद में डिओडिनम क्या है, और फिर बाद में उसके लीवर, आग्नेयाशय या जो भी अनेक चीजें रचनाएं हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें बताएंगे। वह एनाटॉमी के लिए आपको लेक्चर्स लिए जाएंगे। और फिर उपचार की पद्धति, शोधन, शमन, पथ्य, निदान, परिवर्जन, सत्वजय, इनका भी हम विवेचना यहाँ पर समय पा करके करेंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा कोर्स हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया है और अपना समय भी 8:40 हो गया है। अब आप प्रश्नोत्तर करते जाएं, कोर्स के बारे में पूछें और कोई और भी शंकाएं हो। आयुर्वेद और स्वास्थ्य, ये 2 टॉपिक अपन ने लिए हैं। स्वास्थ्य के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि इसमें दोष धातु मल विज्ञान, समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, इसकी विवक्षा रखते हैं। तो इसका लेक्चर अपना अगला या तीसरा नंबर का लेक्चर होगा, उसमें इनके साथ में हम बहुत सारी चीजें करते जाएंगे। ये रहेगा। अब इसमें पहला प्रश्न मेरे पास आया है कि जूम लिंक यही रहेगी या अलग अलग होगी। देखो, जहां तक चेंजेस होंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उसके अनुसार इसमें जो भी लिंक है अपन उसमें अपने जो ग्रुप बनाया है अपन ने सेल्फ आरोग्यम नाम से, उसमें अगर आप जुड़े नहीं हैं
तो मेरे नंबर पे आप लिखना कि मुझे वह ग्रुप की लिंक नहीं मिली है, तो वह लिंक दे करके आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, वो ग्रुप में आपको समय समय पे बहुत सारी रोचक जानकारियां भी देंगे आगे चल के। बहुत सारी जो चलते रहते हैं ना कि भाई B12 कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, घरेलू नुस्खे वगैरह, ये सब उसमें डालते जाएंगे, तो पढ़ाई साथ में चलती रहेगी अपनी। क्लास तो संडे को लगेगी, लेकिन रोज एक आध मैसेज आपके पास पहुंचेगा जिसमें आपको कुछ ज्ञानवर्धक प्रामाणिक जानकारी। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि भाई मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ तो टाइम पास कर रहा हूँ, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जिसको मैं वास्तविक रूप से 30 साल में लोगों के ऊपर आजमा चुका हूँ और उसका मुझे एक्सपीरियंस कंफर्म हो गया है। मेरी डेली जो ओपीडी चलती है जैन औषधालय में, 120 पेशेंट्स को डेली में देखता हूँ। हम लोग फ्री औषधि देते हैं उस औषधालय में, तो इस रूप में वहां पर 3-3 दिन की 2-2 दिन की दवाई देते हैं, उसके बाद वो आता रहता है। तो ऐसे उसमें बहुत अच्छे से नए नए एक्सपेरिमेंट करने मिल जाता है, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि ये चीजों से ये चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसके सिवा भी हम बड़े बड़े शिविर वगैरह लगाते हैं, तो उसमें अनेकों एक ही टाइप के पेशेंट्स मिल जाते हैं, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो प्रामाणिक चिकित्सा वह लाभकारी होती है, और दूसरा होता है कि साधारण चिकित्सा दे दी, अंदाज से दे दिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रामाणिक नुस्खे, प्रामाणिक बहुत सारे ऐसे वीडियोस या जानकारियां वो अपने ग्रुप में अपन शेयर करते रहेंगे। मतलब जो आपको हमने संकल्प लिया है कि जीवन भर खुद को बाहर की कोई वैद्य को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्वयं अपने लक्षणों से और अभ्यास से खुद की बीमारियों को ठीक करने की कला आएगी। बुक्स के लिए बता रहे हैं कि भाई बुक्स का बताओ लोगों के लिए। तो देखो, अपनी 3 प्रकार की पुस्तकें जो मैंने बताई ना, इसमें प्रायः घरेलू नुस्खे हैं, दूसरा एक्सरसाइज वगैरह है, तीसरा एक्यूप्रेशर का है, और चौथा ये है कि अपने जैन फूड्स में अपने जो खाने योग्य, श्रावकाचार योग्य जो जितने भी वो है कॉम्बिनेशंस, वे सब पूरे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सबसे रिच होते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। इस रूप में वे सफिशिएंट हमारे लिए इफेक्टिव रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा कि खान पान से ही हम स्वस्थ कैसे रहें। तो ये सब चीजें आपके लेक्चर्स में आएंगी, और लिखित में भी स्टडी मटेरियल वो किताबों में मिल जाएगा आपके लिए। हमने उसमें लिखा है ना कि भाई 500 रुपए अलग से लिए जाएंगे, जो किताबें प्लस नोट्स या प्रिंट सामग्री जो आपके लिए भेजनी है वह कुरियर या पोस्ट से भेजी जाएगी। आपसे एड्रेस इसीलिए लिए हैं कि भाई जिसमें यह कोई पत्र व्यवहार या कोई प्रिंट सामग्री भेजनी है तो वह आपके चर्चा करते हुए आपके पास भेजा जाएगा। तो इस तरह से अब आपको कुछ पूछना है कोर्स के बारे में तो पर्सनल पूछते जाओ, बाकी चैट के इसमें जो आते जा रहे हैं उनको भी अपन लेते जाएंगे। ये धातु बोला ना, दोष के बाद धातु, तो धातु में क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड। धातु ये जो होते हैं ये अपने बॉडी कंटेंट्स, पार्ट्स अंदर कहो वो हैं कि जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। अब इसमें अपन जनरली रक्त को जानते हैं, खून को सभी जानते हैं, मांस को भी जानते हैं और चर्बी को जानते हैं। बाकी जो धातुएं हैं ये इनके आश्रय से और अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑर्गन्स में रहती हैं बहुत सी चीजें। कि भाई रस है तो ये रस के जो है रक्त के साथ में जो सीरम रहता है, व्हाइट व्हाइट पानी जैसा अंश रहता है, उसको हम बताते हैं कि वह वास्तव में सीरम जो है वह रस है। ऐसे मांस, मेद, मेद चर्बी है, अस्थि मज्जा हड्डियां हैं, और मज्जा बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो खून का एक गाढ़ा हिस्सा रहता है उसे बोन मैरो को मज्जा बोलते हैं। शुक्र वह सीमेन, शुक्र होता है, स्त्री में रज होता है। इस तरह से 7 धातुएं होती हैं, उनका अपना विशेष वर्णन लेक्चर में आएगा। हाँ जी, और पूछते जाओ किसको पूछना है। आप लोग इसमें एक तो अपने खुद का नाम लगा के रखें और स्थान का नाम लगा के रखें। जैसे मैंने अपने में लगाया नाम डॉक्टर दीपक जैन वैद्य और फिर स्थान जयपुर, ऐसे ही आप अपने नाम के आगे स्थान का भी नाम लगा लें। अभी गैलेक्सी A10 में कौन है, पूछिए। जय जी। हाँ ये बोलिए। पूछना है कि स्टडी मटेरियल आप कब तक पहुंचवा देंगे?
इसे अपन लगभग 15 दिन के बाद में, अभी अपन सोनागिर शिविर में इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। सोनागिर में षटकंडागम का शिविर हो रहा है, जिसमें मैं खुद लेक्चर्स लूंगा। सुबह शाम 2 लेक्चर होंगे मेरे। मारगणा पर मैं विवेचना, मतलब मारगणा का वहां पर पढ़ाऊंगा मैं। तो उस समय 5 तारीख को जो संडे आएगा, उसमें अपन एक ऑफलाइन उद्घाटन समारोह वहां पर जो विद्वान और जो पब्लिक रहेगी उसमें हम करेंगे। आपको तो ये भी एक खुशखबरी देना मैं चाहता हूँ कि अमायन, जहाँ पंडित जी साहब रहते हैं, हमने उनसे निवेदन किया था कि लास्ट में जैसे कोर्स हो रहा है तो अपन वहां पर 10 दिन का ऐसा कोई कार्यक्रम रखें कि जिससे लोगों को नाड़ी परीक्षण या चिकित्सा विज्ञान का थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाएं। तो बोले बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। तो अमायन वहाँ MP में भिंड के पास में, वहां पे अपन रखें या सोनागिर में रखें, द्रोणागिर में करें, जहाँ जहाँ चिकित्सालय चलते हैं, प्लस चिकित्सा शिविर का आयोजन करके आप लोगों को जिसको आने की योग्यता होगा वो आ जाए, नहीं आए तो कोई बाधा नहीं है, उससे सर्टिफिकेट नहीं रुकने वाला है। तो इस टाइप से भी विचार रखा है। अब देखो ये सब भविष्य के गर्भ में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, कौन सी कितनी सफल होगी ये आपके जानकारी में आएगी। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट कितने दिनों की होगी? वो 1 हफ्ता या 10 दिन का सोच रखा है, बाकी देखते हैं जैसा रहेगा। क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अपन ने ये जो कोर्स बनाया है वो ब्रह्मचारी त्यागी भाइयों की और बहनों की मुख्यता से बनाया है। तो वहाँ अमायन में दीदियों का, भाइयों का आश्रम है, तो ऑलरेडी वे रुचिवंत हैं, तो उनकी मुख्यता से प्रैक्टिकल चलेगा ही चलेगा, और आप लोग भी जो आएंगे उनके लिए भी वह सुविधा उपलब्ध करेंगे। इस तरह से रहेगा। हाँ पूछो जी, शिखा जी। हाँ जय हिंद। अनम्यूट। हाँ, सिखाएंगे, नाड़ी देखना भी सिखाएंगे हमको। नाड़ी देखना तो ये अनुभव से आता है। आपको मैं नाड़ियों की जो पहचान कराऊंगा वो परोक्ष पहचान कराऊंगा कि वात की नाड़ी कैसी है, पित्त की कैसी है, कफ की कैसी है, प्रकृति में मिक्स होती है तो कैसे होती है, बुखार में कैसे होगी, और कुछ कुछ बीमारियों की तो स्पष्ट होती है, और कुछ कुछ बीमारियों में नाड़ी में परिवर्तन हम वैद्यों को ही पकड़ में नहीं आता है। पहले लोग ऐसा था कि नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि कौन प्रेग्नेंट है कौन नहीं है, बहुत से नाड़ी देखते ही बता देते थे कि भाई आपको आज आपने ये भोजन किया है, आपने ये किया है और आज ये हो रहा है। अब ऐसे नाड़ी वैद्य बहुत कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमें जितना अनुभव है उस रूप में आपको साधारण परोक्ष रूप में सिखाया जाएगा। प्रत्यक्ष तो नाड़ी का विज्ञान वो तो साथ में रहने पे और वो भी काफी दिनों में हो पाता है, इसलिए उसका नहीं होगा। हाँ, और पूछिए भाई अभिषेक जी, बोलिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ मैं ये पूछ रहा था पंडित जी, जैसे जो एलोपैथिक की रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स, वो सब चीजें भी देख के अपन इस कोर्स के कंप्लीट होने पे जज कर पाएंगे ये चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिपोर्ट्स पढ़ना सिखाया जाएगा। देखो अधिकांश रिपोर्ट्स में तो नॉर्मल रेंजेस साथ में देते हैं, लेकिन जो सोनोग्राफी है, MRI है, CT स्कैन है, इनमें जो लैंग्वेजेस प्रयोग होती है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी, तो जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये इस तरह है। और बाकी तो साक्षात फिल्म वगैरह देखना ये रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। अपन तो प्रिंट आउट जो निकलता है उसका प्रिंटिंग पे जो मैटर होता है उसके अनुसार डायग्नोस करना समझ जाएंगे। इस तरह का प्रयास आपके लिए किया जाएगा कि आप रिपोर्ट पढ़ के ये कर समझ सकते हो कि क्या लिखा है और क्या बीमारी बताई है, किस चीज की नहीं, बताई। जनरली अभी तो क्या होता है कि जैसे कुछ भी रेंज से बाहर जाता है तो हम गूगल करते हैं और सब चीजें फिर पता करते हैं उसके बारे में, लेकिन हमें पहले से नहीं पता होता है कि मतलब कि सिम्टम्स देख के कि ये चीज बड़ी हो सकती है तो आप इसका एक बार इसका टेस्ट करा लो, तो बिल्कुल वो सब बिल्कुल चीजें भी हम बिल्कुल पहले आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सही है। बिल्कुल, इसके लिए भी अपन वह रिपोर्ट्स पढ़ने के साथ उससे क्या समझा जाता है इसका भी अपना एक लेक्चर पूरा है, मैंने उस टॉपिक में इंक्लूड किया है, तो वो जरूर पढ़ाया जाएगा। हाँ जी, आगे। के लिए बोला ना वायर। हाँ बोलिए। ग्रुप में जो पढ़ाया जा रहा है उसका लिखित थोड़ा सा ग्रुप में डालेंगे तो झूम पर मीटिंग में जो पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर दिया जाएगा आपको, और उस रूप में उसी बैग में होगा। देखो
इसकी डिटेल्स जो है ना, जो इसका प्रिंटेड मैटर वगैरह जो है या पीपीटीज वगैरह हैं, वो आपके लिए अवेलेबल कर दी जाएगी और उस ग्रुप में वह डिटेल में डालते जाएंगे, तो वह उसमें आपको जरूर देखने मिलेगा। थैंक यू। हाँ हाँ जी, और पूछिए भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ, ये कह रही हूँ कि जैसे अभी आपने कहा शरीर, आहार और विहार, 3 चीजें बताई। अब जो आहार की बात है, हर आजकल तो हर चीज इतनी पेस्टिसाइड है, इतना खाद वगैरह सब यूज हो रहा है, कुछ भी प्योर तो हमें मिल नहीं रहा, दूध से लगा के फल सब्जी। तो अब इन आहार के बल पे हम कैसे ठीक हो सकते हैं? मैंने ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज लग रही है। सही सही, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई वास्तव में जितने भी आजकल अधिकांश सामग्री है, ये अपनी एक तो नए नए संकरित बीज से तैयार होने वाली, मतलब ये हाइब्रिड संकरित कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। दूसरा, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के माध्यम से इनमें प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें ये रहता है कि हमें उसमें भी कम और किस प्रकार से ऑर्गेनिक वगैरह टाइप के हों, जिसमें केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज नहीं किए गए हों, वो पहचान रखनी पड़ेगी। देखो, आपको ये हम जिनके सौजन्य से ये अपना कार्यक्रम चल रहा है, वो भोजन शुद्धि परिचर्चा वाला जो दिल्ली से चलता है, जिसमें अधिकांश उनके मेंबर्स देशना जी वगैरह इसमें हैं। तो ये इसमें इन्होंने बहुत सुंदर चीजें बताई कि हमारी शोध की चीजें बनती रहती हैं और बहुत सारी जैसे खांड है, घी है, तेल है, इनको बहुत सारे लोग शोध में व्यवस्थित बिना कोई केमिकल के बना करके देने के लिए उद्यमवान भी हैं। बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं या साबुने वगैरह भी हैं जो ऐसे अपने हमारी भिंड की बहनें भी बनाती हैं, और बहुत सारे जगह पे ये अपने साबुन वगैरह बनाने के लिए उसके प्रोसेस भी इजी रहते हैं। इवन अमायन की दीदियां और भाई वगैरह भी वो मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस और बाकी नारियल तेल वगैरह से बनाती हैं। तो इस तरह से सब विधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इनका प्रचार प्रसार बहुत अल्प रहता है। और बाकी हमें पहचान, जैसे अब केले लेने हैं तो एकदम पके केले लेते हैं तो पीले कार्बाइड वाले जो रहते हैं वो एकदम पीले हो जाते हैं। आप ऐसे लो कि जिसपे हरापन है, कार्बाइड का अंश लगा हो तो बहुत अल्प लगा हो, या तो लगा ही नहीं है, तो वे 2 या 3 दिन में पक्के तैयार होंगे घर में रखे रखे। तो उस तरह से वो हम लेते जाएंगे तो उसमें केमिकल्स का रेशो कम होगा। देखो, अवॉइड तो करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा हम उसको कम कर सकते हैं। तो इस रूप में हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। आम है तो आम भी कार्बाइड में पकाए जाते हैं, पपीते भी कार्बाइड में पकाए जाते हैं। अनार के बारे में नहीं आता है ऐसा। तो इस तरह से फल में हम उनका सिलेक्शन करें जिनको अभी तक कार्बाइड या केमिकल्स में पकाया नहीं जाता। तो ऐसी जानकारी हम रख सकते हैं। नारियल वगैरह का भी केमिकल से पकाए नहीं जाते हैं, तो नारियल वगैरह का प्रयोग हम काफी रिकमेंड करेंगे कि भाई अपने घर में हर दिन, जैसे हमारे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, तो वहां पर हर दाल में, सब्जी में नारियल को किस कर या नारियल को डालने की पद्धति। नारियल में देखो, एक तो ऑयल जो रहता है बहुत बेनिफिशियल है, और दूसरा जोड़ों के दर्द की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है बोन्स वगैरह के लिए या ऑयली। अच्छा, दूसरा उसका एचडीएल और एलडीएल में रोल नहीं आता है। नारियल तेल उसमें नुकसानदायक नहीं रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाता है। तो इस रूप में वह उसका प्रयोग काफी अच्छा रहता है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी अपन देंगे कि बाजार में मिलने वाले में क्या केमिकल्स होते हैं, क्या ई नंबर वाले तत्व डालते, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर और उसमें इमल्सिफायर वगैरह में, तो वो भी जानकारी देंगे और उसको अवॉइड करने की पद्धति अपन जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, और किसी को है प्रश्न? 5 मिनट का समय। नारियल मतलब वो सूखा वाला या हरा, वो बाल वाला? बात तो सभी पे रहते हैं, सूखा हो चाहे गीला हो। देखो, इसमें क्या करना है कि गर्मियों के दिनों में गीला नारियल प्रयोग करना है। देखो, अच्छा। नारियल के बारे में एक रहस्य आपको बताता हूँ। जिस नारियल में मलाई पड़ गई हो, हरा नारियल भी ले सकते हैं आप, तो मलाई पड़ गई मतलब मलाई बन गई है, तो वो अब उसका रस सूखता जाएगा और धीरे धीरे वो कटोरी जैसा पूरा गीला नारियल बनेगा, पानी कम रह जाएगा, और फिर बाद में वो पानी भी सूख करके
ऑयल धीरे धीरे बाहर निकल के गोला बन जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे अंदर के अंदर अपन हिलाएंगे ना तो वो अंदर गोला अलग रह जाता है, और उसका वह ऊपर का कर्व नारियल की नरेटी वह अलग रह जाती है, और बाद में फिर उसको फोड़ करके गोला अलग से बाजार में बिकता रहता है। तो हम ये यहाँ पर बताएंगे कि भक्ष्य नारियल इसमें होता है जिसमें मलाई पड़ गई हो। अगर हरा नारियल सिर्फ पानी वाला ले रहे हैं तो अभी उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई, तो उसमें हम मानते हैं कि पूरा न्यूट्रिशन पोषण नहीं आया। जैन दर्शन के अनुसार वह अनंतकाय रहता है, इसलिए वह अभक्ष्य है। हमें मलाई वाला नारियल ही प्रयोग करना है जिसमें मलाई पड़ गई, तो अब उसका रस सिर्फ सूखता जाएगा, तो उसमें अब दोष नहीं है, ग्रोथ पूरी हो गई, अब रस उसका ड्राई होते जाएगा। जैसे कैरी है, फुल ग्रोथ वाली कैरी आप यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आम बन जाएगा पक करके। तो लेकिन छोटी छोटी सी कैरी लेंगे तो अनंतकाय में आएगी। तो जैन दर्शन के अनुसार उसमें हिंसा रहती है। आयुर्वेद कहता है या स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि उसमें न्यूट्रिशंस पूरे वो नहीं हुए, अभिव्यक्त नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। इसलिए जो नारियल है वो मलाई वाला लेना है, कच्चा लेना है गर्मियों में, और सर्दियों में आप गोला का प्रयोग भी करोगे तो आपको ये जो जितने भी हड्डियों के लिए कैल्शियम, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है नारियल, और बाकी गर्मी खुश्की के लिए भी काम अच्छा करता है। पंडित जी, ये हरा नारियल पानी भक्ष्य हुआ कि अभक्ष्य हुआ? मलाई सहित है तो भक्ष्य है पूर्ण रूप से। एक ही पानी तो है जैनी जो बिना छाने पी सकते हैं, वो है नारियल पानी। आप जिसमें मलाई पड़ गई है वह उसका रस है, उसकी बनावट ऐसी है कि जिसमें पानी रूप से रस रहता है और फल रूप मतलब गरी रूप से उसमें मलाई भी आती है, वो भक्ष्य है। आदरणीय कल्पना दीदी से खूब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ये इसका सॉल्यूशन ये है कि मलाई वाला लेना चाहिए। हाँ पूछिए। जय जय जी, ये पूछ रही थी कि हम जो चिकित्सा पद्धति आप बताएंगे इसमें दंत चिकित्सा से संबंधित भी आएगा, क्योंकि मैंने आज तक सुना नहीं, आयुर्वेद में खाली वो मंजन दे देते हैं अलग अलग तरह के। हाँ बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो इसमें आयुर्वेद में दंत के लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक मसूड़ों के माध्यम से दांतों की रक्षा होती है। दांतों को चमकाना एक अलग विधा है, और ये जो मसूड़ों की खराबी से जो अंदर के दांतों के रूट्स हैं वो खराब होते हैं। मेरा एक मित्र है डॉक्टर भारत ग्रोवर, डेंटिस्ट है, वो 3 पीढ़ियों से, उसके पिता डेंटिस्ट है, उसके दादा डेंटिस्ट थे, तो उससे मेरी बातें होती रहती, तो वो बताता है भैया आपके आयुर्वेद में ऐसे ऐसे चमत्कारिक मंजन है, चमत्कारिक कॉम्बिनेशन है कि जो लगाने के बाद में आरसीटी रूट कनाल की नौबत नहीं आती। ऐसे कॉम्बिनेशन भिलावे के तेल वगैरह से और कुछ हमारे अखरोट छाल, बादाम छाल वगैरह जला करके और उसका भिलावे का तेल डाल के, नीलगिरी तेल डाल के और बनाए जाते हैं, और वे वास्तव में सक्सेसफुल हैं। तो इस तरह से वह होगा, और बाकी ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो फिर वो मॉडर्न साइंस में आरसीटी वगैरह करने की नौबत आती है। उसमें भी वो बता देता है कि बायोजेनिक सब्सटेंस मतलब एनिमल प्रोडक्ट वाले कौन से हो सकते हैं, और नॉन बायोजेनिक मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट वाले नहीं है ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं। बोले उसका प्रयोग करके अगर आप दर्द को सहन करने की क्षमता रखते हैं तो आपके इसमें मेडिसिनल पार्ट जो अभक्ष्य का रहेगा वो नहीं रहेगा, और अगर दर्द सहन नहीं कर पाते तो उसमें हो जाता है। इसकी भी डिटेल बताएंगे, हम बताएंगे जो जो अपने मंजन वगैरह में है वो सामर्थ्य, आपको मंजन बनाना सिखा देंगे और जीवन भर दूसरा मंजन नहीं खरीदना पड़ेगा, घर में ही काम हो जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन बता देंगे, है ना? हाँ, और कुछ पूछना है? लास्ट के 1-2 मिनट और ले सकते हैं, नहीं तो समापन के लिए फिर श्रुति बताएगी क्या। हाँ बोलो भाई, सौम्य क्या? मुझे 2 दांत का आरसीटी करने अभी डॉक्टर ने बोला है, तो क्या अभी मेरा रुक सकता है? डॉक्टर ने बोल दिया है तो मतलब डैमेज ज्यादा होगा तभी बोला होगा। पेन बहुत हो रहा है और मुझे दांत की यही प्रॉब्लम है, मेरे दांत चढ़ते नहीं है ऊपर से और टूट टूट के निकलते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी है, खिर खिर के निकल रहे हैं तो बाद में मालूम पड़ता है कि अंदर से सड़न हो गई है, अब रूट कैनाल करना ही पड़ेगा। हाँ देख के बोला है तो सही बात है। अब भाई पोजीशन तो सामने देख करके बताई, उसकी ही प्रामाणिक मानी जाएगी। और जो खिरने की बात है तो कैल्शियम डिफिशियंसी की निशानी है, तो इस रूप में थोड़ा कैल्शियम वाली चीजें अपने खाने पीने में जो है, नारियल है, जीरा है, ये सब चीजों में कैल्शियम, अनार में है, अच्छा रहता है, वो लेना चाहिए। चलो ठीक है, श्रुति सारांश करो, इसको कंक्लूड करो। कि आगे मैं और क्या करूं तो मुझे आगे और मेरे दांत नहीं मतलब टूट के। यही कैल्शियम वाली चीजें लो बराबर, विटामिन डी अर्थात दूध का सेवन करो उचित रूप से,
तो सही रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। लो भाई श्रुति कंक्लूड करो। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हमारे चैट बॉक्स में रह गए हैं और बहुत सारे लोगों की शंकाएं हैं जो मेरे पास भी पर्सनली आ रही हैं, पर आप सब लोग जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी हमारे पास 50 सेशंस बाकी हैं और इन 50 सेशंस में आप सबके क्वेश्चंस ऐसे खत्म हो जाएंगे कि आप सब अपने स्वयं के चिकित्सक स्वयं बन जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी हमारा समय हो गया है। अगले सेशन के लिए आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो भी पीडीएफ्स, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जो वर्चुअली होगा वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा और जो मैनुअली होगा आप लोगों को कुरियर के थ्रू भेज दिया जाएगा। इसलिए आप लोग उसके लिए भी निश्चिंत रहें और अपने साथ में नोटबुक और पेन जरूर लेकर भेजें, क्योंकि हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको कभी ना कभी काम आ जाएगा। और आज के सेशन की भी आप लोग जो है नोट्स आप लोगों ने बनाई होगी, नहीं बनाई हो तो हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। तो जिसको भी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता हो वो हमें पर्सनली मैसेज करेगा, हम उसी को ही रिकॉर्डिंग भेजेंगे। बाकी सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस हमारी क्लास में देंगे। चलिए आज का सेशन हमारा इस तरीके से पूरा हुआ। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं अगले सेशन में हम मिलेंगे। अभी की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय